हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूएशन ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा लास्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने ट्रांसलेशन की प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, उसको कवर किया था। आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग सेल डिवीज़न पढ़ने वाले हैं, बेसिक सेल डिवीज़न का। और उसके साथ में ही हम जानते हैं सेल डिवीज़न दो तरीके से होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। जो माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स वो होती है जो बॉडी की मोस्ट ऑफ दी सेल्स हैं। मोस्ट ऑफ दी सेल्स क्या कह सकते हैं, लगभग सारी सेल्स ही सोमैटिक सेल्स होती हैं। लेकिन जो गैमेटिक सेल्स होती हैं, जो गैमेट्स होते हैं, उनमें जो डिवीज़न होता है वो मियोसिस होता है। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोसिस के बारे में, कुछ सेल डिवीज़न की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और कैसे होता है सेल डिवीज़न, जो उसके बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा माइटोसिस की प्रोसेस को हम आज इसी लेक्चर में पढ़ लेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सेल डिवीज़न। क्या है सेल डिवीज़न? मोस्ट सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेल डिवीज़न। ज़्यादातर सेल्स जितने होती हैं, हम कह सकते हैं बहुत सारी सेल्स, जैसे कि नर्व सेल्स हैं, इनको अगर हम छोड़ दें तो लगभग सारी सेल्स में सेल का डिवीज़न होता है। सारी सेल्स डिवाइड करती हैं। और सेल डिवीज़न होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच सेल्स रीप्रोड्यूस देमसेल्फ। वो अपने को ही दोबारा से प्रोड्यूस कर लेती हैं, रिप्रोड्यूस होती हैं सेल्स, उसी को कहा जाता है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न की प्रोसेस में एक सेल से उसी के जैसी सेम दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, दैट इज सोमैटिक सेल डिवीज़न, या इसी को माइटोसिस बोला जाता है, एंड रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न, इसी को मियोसिस भी बोला जाता है, अकम्प्लिश। अब सोमैटिक सेल क्या होती हैं, चलिए ये भी देखते हैं। A somatic cell is any cell of the body other than a germ cell. ये वो सेल्स होती हैं सोमैटिक सेल्स जो कि जर्म सेल्स, जो सेल्स गैमीट बनाती हैं। गैमीट क्या होते हैं? स्पर्म और एग। तो जो सेल्स स्पर्म और एग बनाती हैं उनको छोड़ के सारी ही सेल्स सोमैटिक सेल्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सोमैटिक सेल डिवीजन a cell undergoes a nuclear division called mitosis and a cytoplasmic division called cytokinesis. जो सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है, ये दो, पहले क्या होता है, जैसे सेल है, कोई भी सेल, और उसी सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो पहले जो होगा वो होगा इस न्यूक्लियस का डिवीज़न। पहले न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, उसके बाद में ये पूरी सेल डिवाइड कर जाएगी, क्योंकि जब एक से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे तो दो न्यूक्लियस फिर इस सेल को डिवाइड करवा के साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस के थ्रू ये दोनों न्यूक्लियस चले जाएंगे एक एक सेल में। अगला पॉइंट है, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न इज द मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न है ये वो मैकेनिज्म होती है जो कि गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है। The cells needed to form the next generation of sexually reproducing organism. ये जो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न होता है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ये उन सेल्स में होती है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। This process consists of a special two-step division. This is two-step. Two-step division होता है, उसको मियोसिस कहा जाता है। टू-स्टेप डिवीज़न इसलिए क्योंकि मियोसिस में दो फेजेस होते हैं। मियोसिस डिवाइड होती है दो पार्ट में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, in which the number of chromosomes in the nucleus is reduced by half.
इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लें, ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46। लेकिन जब ये डिवाइड हो जाते हैं, जब सेल का डिवीज़न होता है, जर्म सेल की बात कर रहे हैं, मियोसिस की, तो उसमें एक सेल में रिड्यूस हो जाते हैं क्रोमोसोम, दैट इज़ 23 क्रोमोसोम्स बचते हैं। तो कैसे होती है ये प्रोसेस, इसको भी हम देखने वाले हैं, लेकिन पहले हम माइटोसिस की प्रोसेस को देखेंगे। तो अब यहाँ पे आता है सोमैटिक सेल डिवीज़न। कैसे होती है माइटोसिस की प्रोसेस। इसी सोमैटिक सेल डिवीज़न को ही माइटोसिस भी कहा जाता है। ये देखिएगा, डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है, सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगी। अब हमको ये पता है माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है, ये देखिएगा, ये माइटोसिस दिखाया गया है। ये कंप्लीट सेल साइकिल है न्यूक्लियस के डिवीज़न की, और उसमें से ये माइटोसिस है। तो अगर आप देख पा रहे हो, ये जो माइटोसिस है, ये पूरी सेल साइकिल का लगभग 5% होता है, ओनली 5%। पूरा 95% तक ये अगली फेजेस होती हैं। ये जो बाकी फेजेस होती हैं, इनको बोला जाता है इंटरफेज। इंटरफेज को ही प्रिपरेटरी फेज भी बोला जाता है। मतलब 95% का जो टाइम होता है, उसमें सेल खुद को प्रिपेयर करती है, वो अपने आप को तैयार करती है कि हमें डिवाइड होना है। उसके लिए जो भी मशीनरी चाहिए, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन सारे काम को पहले ही कर लिया जाता है। बस बचे हुए 5% का जो टाइम होता है लास्ट का, उसमें माइटोसिस होती है और सेल को डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो प्रिपरेटरी फेजेस होती हैं, उनका देखते हैं क्या क्या होती हैं। 3 फेज होती हैं, G1, S एंड G2 फेज। जो G1 फेज होती है, ये 8 से 10 घंटे की होती है। 24 घंटे का हम लेके चलते हैं, तो 24 घंटे में 8 से 10 घंटे तक G1 की फेज होगी, 4 से 6 घंटे G2 की फेज होगी, और बचे हुए 8 घंटे ये होगी S फेज। अब आप देखिए, अगर इसको हम 10 लेके चलते हैं, प्लस 8 प्लस इसको 6 लेके चलते हैं, कितना हो जाएगा? ये पूरा का पूरा 24 हो रहा है। ये इसको आप 8 से 10 के बीच में है, तो इसका मार्जिन ले सकते हैं, इसको 8 भी ले सकते हैं। तो अगर इसको आप 8 लें, इसको 4 लें, क्योंकि ये दोनों बीच का ले सकते हैं आप कोई भी वैल्यू, तो 24 आवर से कुछ कम होगा। 2-3 घंटे का जो फ़र्क आएगा, उसी 2 से 3 घंटे में ये सेल डिवाइड हो जाती है। बाकी पूरा टाइम यही काम चलता रहता है। 18 से 20 घंटे तक, 20 से 21 भी ले सकते हैं, सेल तैयार करती है अपने आप को डिवाइड होने के लिए। अब देखिएगा, G1 फेज में क्या होता है, S फेज में एंड G2 फेज में। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है G1 फेज। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल एक्टिव होती है, सारी मेटाबॉलिक जो कि क्रियाएं होती हैं, सारी उसके अंदर में हो रही होती हैं। डुप्लीकेट्स ऑर्गेनेल्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन सब का डुप्लीकेशन हो जाता है, उनको डबल कर लिया जाता है। इसके साथ में साइटोसोलिक कंपोनेंट्स, उनको भी डबल कर लिया जाता है। साथ ही साथ सेंट्रोसोम, ये भी ऑर्गेनेल है एक टाइप के, इनका भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, उन सबका लगभग डुप्लीकेशन यहीं पे हो जाता है, क्योंकि भाई 2 सेल बननी है तो चीज़ें भी डबल चाहिए होंगी। तो G1 फेज में सारे ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट कर लिया गया। अगली आती है S फेज। S फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे आता है। और सबसे ज़्यादा ये S फेज का ये जो DNA रेप्लिकेशन है, इस पे तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि DNA का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है। तो इसको आप याद रखिएगा,
हालांकि इम्पोर्टेंट तो सारी ही फेज़ हैं कि G1 फेज़ में क्या होता है, G2 फेज़ में क्या होता है, लेकिन एज वी नो दैट DNA रेप्लिकेशन क्वाइट लार्ज टॉपिक एंड इसका वेटेज भी काफ़ी है, तो एस फेज़ से क्वेश्चन तो अक्सर आता ही है। अगला आता है G2 फेज़। G2 फेज़ में क्या होता है, सेल की जो ग्रोथ होती है वो लगातार होती रहती है। एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। अब इसमें एंजाइम्स और प्रोटीन्स जिनकी ज़रूरत होती है उन सबको बना लिया जाता है। सेंट्रोसोम, यहाँ देखिएगा सेंट्रोसोम, यहाँ से रेप्लिकेशन इनका स्टार्ट हुआ था और G2 फेज़ में जाके ये रेप्लिकेट हो पाते हैं। तो बाकी सारे ऑर्गेनेल्स तो G1 फेज़ में ही रेप्लिकेट हो जाते हैं, लेकिन जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन स्टार्ट तो G1 में होता है लेकिन कंप्लीट ये G2 फेज़ में हो पाता है। अब आप देखिए, अब सेल रेडी हो गई है, पूरी तरीके से तैयार है और अब ये डिवीज़न के लिए रेडी हो गई है, माइटोसिस में जाएगी और डिवीज़न करवाएगी। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक एरो लगा के एक अलग ही फेज़ दिखाई गई है। होता ये है कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनको कि सेल साइकिल में इंटर ही नहीं करना होता है, उनको डिवीज़न ही नहीं करना है, वो क्या करती है, चुपचाप यहीं से G1 फेज से ही बाहर निकल लेती हैं। जो बाहर निकल जाती है उसको G0 फेज कहा जाता है। G0 फेज में ऐसी सेल्स आ जाती हैं जो कि फंक्शन करती हैं, प्रॉपर डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, लेकिन वो आगे डिवीज़न नहीं करती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बाई चांस उनको किसी इंजरी के केस में डिवीज़न के लिए दोबारा से परमिशन मिले, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर वो G0 फेज़ में चली गई हैं, इसका मतलब है वो डिवाइड नहीं करेंगी। और इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स में डिवीज़न नहीं होता है, बहुत ही कम रेयर केसेस में अगर हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऐसे कोई प्रॉपर उसमें कंटिन्यूस सेल डिवीज़न नहीं होता है। तो G0 फेज़ में क्या होता है, एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल नॉन डिवाइडिंग सेल, ये सेल साइकिल से बाहर हो जाती हैं। तो कुछ पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, द सेल साइकिल इज एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। देखिए ऑर्डरली है पूरा, जिस ऑर्डर में चल रही हैं चीज़ें उसी ऑर्डर में चलेंगी। ऐसा नहीं कि कभी एस फेज पहले हो गया, कभी G1 हो गया पहले, कभी माइटोसिस पहले हो गई फिर ये हो रहा है। बिल्कुल ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में इवेंट्स होंगे। इन विच अ सोमैटिक सेल डुप्लीकेट्स इट्स कंटेंट एंड डिवाइड्स इनटू। इसमें जो सोमैटिक सेल होती है अपने सारे कंटेंट को डुप्लीकेट कर लेती है। देखिएगा हर चीज़ डुप्लीकेट हुई है, सारे ऑर्गेनेल्स, DNA, सेंट्रोसोम, सब कुछ जिसकी ज़रूरत पड़ती है एक सेल को, तो वो सारी चीज़ें पहले डबल कर ली जाती हैं, उसके बाद में ही डिवीज़न होता है। Because somatic cells contain two sets of chromosomes, they are called diploid और 2n cells। इनमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इनमें क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो हाफ नहीं किया जाता, क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है, इसीलिए इनको सोमैटिक सेल डिवीज़न बोला जाता है। चलिए यहाँ पे आता है रेप्लिकेशन ऑफ DNA जो होता है इंटरफेज की एस फेज में। तो G1, G0, G2 इन फेजेस को तो हमने डिटेल में देख लिया है, इनमें कौन कौन से काम हो रहे हैं। एस फेज में मेन काम हो रहा है रेप्लिकेशन ऑफ DNA। तो रेप्लिकेशन ऑफ DNA एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ दिया था, हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ा था, लेकिन रेप्लिकेशन ऑफ DNA हालांकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से पहले ही पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पर इसको समझना आसान होगा, इसको आप रिलेट कर पाएंगे सेल डिवीज़न से, दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे लेके आई हूँ। तो एस फेज में होता है रेप्लिकेशन ऑफ DNA। तो चलिए रेप्लिकेशन देखते हैं कैसे होता है। The two strands of the double helix separated by breaking the hydrogen bonds between nucleotides। जो DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं इनको ब्रेक कर दिया जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं
और इनको ब्रेक करने के बाद में 2 स्ट्रैंड बना लिए जाते हैं। न्यू कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स अटैच एट द प्रॉपर साइट एंड अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। ये देखिए, अब जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड था उसके तो 2 स्ट्रैंड बना लिए गए, अब एक इसका स्ट्रैंड बन जाएगा और अगला इसका स्ट्रैंड बन जाएगा। तो देखिए, एक डीएनए से 2 डीएनए बन के तैयार हो गए। इसी को बोला जाता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पे समझाती हूँ मैं कैसे ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो पा रही है। ये देखिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। फिर क्या होता है, जहाँ से इनिशिएशन होता है रेप्लिकेशन का, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसको बोला जाता है। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड बन गया। ऑब्वियस सी बात है, कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे इनके बीच के बॉन्ड्स ये ब्रेक किए जाएंगे और रेप्लिकेशन होता रहेगा। तो ये पहले इसको 2 स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लिया गया। अब ये जो 2 स्ट्रैंड थे, इन्हीं में से देखिएगा, ये पर्पल कलर का है ओल्ड स्ट्रैंड, दोनों ही साइड में। ओल्ड स्ट्रैंड वर्क करता है एज अ टेम्पलेट और इसी टेम्पलेट का सहारा लेके एक नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस किया जाता है। दोनों ही स्ट्रैंड पे देखिए सिंथेसिस हो रही है और नए न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से नए नए हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। ये सिंथेसिस आगे बढ़ती रहती है लगातार जब तक कि टर्मिनेशन ना हो जाए। जब रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाता है, वहीं से ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। ये 2 स्ट्रैंड यहाँ से तैयार हो जाएंगे। देखिएगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, वो भी दिखाए गए हैं। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। हमने थाइमिन की जगह पे क्या पढ़ा था? यूरेसिल पढ़ा था इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो अब ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं हम लोग सेल के डिवीज़न पे। सेल के डिवीज़न में हमने पहले ही पढ़ा था कि एक फेज़ वो होती है जिसमें कि न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा और अगली फेज़ जो होगी वो होगी साइटोकाइनेसिस की, उसमें कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। अब माइटोसिस डिवीज़न है तो इसको माइटोटिक फेज़ कहा जाता है। हमने कितनी फेजेस पढ़ी थी? एस फेज़, G1 एंड G2 फेज़। ये 3 फेज़ हम लोगों ने पढ़ ली। अब लास्ट बचती है माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ में फाइनली डिवीज़न होगा। तो देखते हैं, द माइटोटिक और M phase of the cell cycle which results in the formation of 2 identical cells। माइटोटिक फेज़ ही वो फेज़ होती है जिसमें कि अल्टीमेटली सेल डिवाइड हो जाती है और 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। अब इसमें क्या होता है? दिस माइटोटिक फेज कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उसी को माइटोसिस कहा जाता है। एंड अ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, एक दूसरा डिवीजन होगा जिसमें कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और उसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल सेल्स, जो दोनों सेल्स बनती हैं वो दोनों ही आइडेंटिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो चलिए देखते हैं माइटोसिस के न्यूक्लियर डिवीजन को। माइटोसिस में 4 फेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज स्टार्टिंग का फेज होता है जहाँ से कि माइटोसिस की स्टार्टिंग होती है, और टीलोफेज वो फेज होता है जहाँ पे माइटोसिस का एंड होता है, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन का एंड हो जाता है, और उसके बाद में स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रोफेज के बारे में। ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज, जब स्टार्टिंग होती है प्रोफेज की, द क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस का मतलब होता है एक साथ में इकट्ठे हो जाना। जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं एंड शॉर्टन इनटू क्रोमोसोम, छोटे होके, जो जैसे डीएनए है हमारा पूरी लेंथ में ये फैला हुआ रहता है, लेकिन ये फिर कंडेंस होके बहुत छोटे पार्ट्स में क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, दैट आर विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप।
ये इतना कंडेंस हो जाता है, इतना डार्क बैंड दिखता है कि इसको आप डायरेक्टली लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, देन द न्यूक्लियोलस डिसअपियर, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है वो डिसअपियर हो जाता है, एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक्स डाउन। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जो न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती है, वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। अब आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का एनवेलप ब्रेक हो चुका है, न्यूक्लियस फ्री हो चुका है एकदम। अगली फेज आती है मेटाफेज। ड्यूरिंग मेटाफेज द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल align the centromeres of the chromatid pairs at the exact center of the mitotic spindle। मेटाफेज में होता क्या है, जो सेंटर होता है, सेंटर में एक प्लेट होती है, उसको मेटाफेजिक प्लेट बोला जाता है। अब जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं इस मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन होने लगते हैं। अलाइन मतलब यहीं पे इकट्ठे होने लगते हैं। ये होती है मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज का जो स्टेज है। अगला आता है एनाफेज। एनाफेज का स्टेज होता है ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर्स स्प्लिट। अब आपको पता है यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स अटैच हैं इनके बीच में सेंट्रोमियर होती है। एक एक स्ट्रैंड दिखाया मैंने अलग अलग, इनके बीच में सेंट्रोमियर होती है, ये स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। सेपरेटिंग द टू मेंबर्स ऑफ ईच क्रोमैटिड पेयर। क्रोमैटिड में दो क्रोमोसोम्स होते हैं एक साथ में, वो दोनों अलग हो जाते हैं। इनके बीच में जो सेंट्रोमियर हो जाती है वो टूट जाती है, दोनों ही अलग हो जाते हैं। विच मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। अब ये अलग हो गया, अब ये क्या करेंगे, ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे, ये जाने लगेंगे इधर की तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ। फाइनल स्टेज होती है टीलोफेज। टीलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। टीलोफेज बिगिंस आफ्टर क्रोमोसोमल मूवमेंट स्टॉप। टीलोफेज की स्टार्टिंग तब होती है जब क्रोमोसोम्स का मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाता है। और फाइनली होता क्या है, जब क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फाइनली ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे ऊपर की तरफ इस तरीके से, और जो नीचे वाले हैं वो नीचे की तरफ जा रहे थे इस तरीके से पहुँच जाएंगे। फिर क्या होगा, अब इनका मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा और ये इस तरीके से एक पोल्स पे अपना अपना सेंटर बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का डिवीज़न हो चुका है, दो जगह पे पहुंच चुकी हैं सारी चीज़ें। अब बचा क्या है कि इस सेल को यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सेल का डिवीज़न हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। सबसे पहला होता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, देखिएगा सारे ऑर्गेनेल्स से पहले ये सब डुप्लीकेशन हो रहा है, सब जो न्यूक्लियर इनवेलप है ये गायब हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, न्यूक्लियोलस भी गायब हो जा रही है धीरे धीरे। देखिएगा कैसे डिसअपियर हो रही हैं चीज़ें, धीरे धीरे लाइट कलर का दिख रहा है। पहले देखिए कितना सब सारी बाउंड्री लाइन एकदम से क्लियर थी, सब कुछ क्लियर है, लेकिन यहाँ पे पहुँच के चीज़ें बहुत अनक्लियर होने लगी हैं, सब लाइट कलर का होने लगा है, डिसअपियर होने लगा है। अब अगला क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज आता है मेटाफेज का। मेटाफेज में पहली बात तो इसमें देखिएगा ये सारी ये क्रोमोसोम्स ऐसे प्रेजेंट है सेल में, ये एक लाइन में आने लगते हैं, एक लाइन की तरफ। यहाँ पे देखिए ये सेल है, इसमें नॉर्मली ऐसे ही पड़े हुए हैं, अब इधर देखिए एक साथ में ये एक पास आने लग गए हैं। फाइनली क्या होता है, ये एक साथ में आ जाते हैं, एक ही प्लेट पे ये अरेंज हो जाते हैं, इसको मेटाफेजिक प्लेट बोला जाता है। एक ही लाइन में ये अरेंज हो गए। ये देखिए माइक्रोस्कोप का व्यू दिखाया गया है, इसमें ये कुछ इस तरीके से एक ही लाइन पे अरेंज हैं सारे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, मेटाफेज के बाद में आता है एनाफेज। एनाफेज पहले मैं दिखाती हूँ, देखिए किस तरीके से ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इनके बीच का जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो गया है। अब ये पोल्स की तरफ जाने लगे हैं, अपने अपने पोल्स की तरफ
जाने लगे हैं। और फाइनली देखिए कैसे क्रोमोसोम अपने पोल्स पे पहुंच गए हैं। ये अगर इलेक्ट्रॉन जो लाइट माइक्रोस्कोप में देखा गया है, माइक्रोस्कोप का व्यू, ये देखिए क्रोमोसोम्स पहुंच रहे हैं किस तरीके से। यहाँ से इन्होंने जाना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंच गए हैं अपने अपने पोल्स पे। लास्ट में आता है अगला फेज, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, देखिए एक बाउंड्री वगैरह सारी चीज़ें फिर से बनने लग गई हैं। न्यूक्लियोलस भी दोबारा से आ गया है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी बन गया है, सारी चीज़ें जो गायब हुई थी वो सारी फिर से बन गई हैं। अब इसके बाद में ये देखिए किस तरीके से ये आपको अब 2 सेल्स दिखाई पड़ रही हैं। फाइनली क्या होता है, जो सेल का डिवीज़न, जो साइटोकाइनेसिस का फेज़ आता है, उसके बाद में ये 2 सेल्स बनकर रेडी हो जाती हैं। ये देखिए बहुत ही क्लियर व्यू है, दोनों ही सेल्स दिख रही हैं। फिर क्या होता है, फिर ये दोनों ही अलग अलग सेल साइकिल में इंटर करती है, जैसे कि इस सेल को इंटर करते हुए दिखाया गया है। तो न्यूक्लियर डिवीज़न तो हमने पढ़ लिया था। अब देख लेते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न कैसे होता है। साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न को ही साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यही है एक्चुअल सेल डिवीज़न, जिसमें कि फाइनली सेल 2 बन जाती हैं। As noted earlier, division of a cell's cytoplasm and organelles into 2 identical cells is called cytokinesis. जो साइटोप्लाज्म है और जितने ऑर्गेनेल हैं सब आधा आधा बट जाता है, आधा इसके पास गया, आधा इसके पास में गया, इसी को बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। This process usually begins in the late एनाफेज। लेट एनाफेज का क्या मतलब होता है, लेट एनाफेज जिसमें कि ये देखिए लगभग पोल्स पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे पहुंच गए हैं। यहीं से आप देखिए ऐसे सेल में ये बाउंड्री एकदम नॉर्मल है, लेकिन इसकी बाउंड्री देखिए बीच से ये थोड़ी सी दबनी स्टार्ट हो गई है, ये फरो बनने लगा है, क्लीवेज फरो, मतलब धीरे धीरे ये और डीप हो जाएगा और डीप हो जाएगा दोनों ही तरफ से, और अल्टीमेटली ये सेल यहाँ पे आएगी और यहीं से फिर ब्रेक हो जाएगी, सेल का डिवीज़न हो जाएगा। तो ये होता है कि लेट एनाफेज में स्टार्ट होता है क्लीवेज की प्रोसेस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लीवेज फरो। इसको क्लीवेज फरो बोला जाता है इन द केस ऑफ एनिमल्स। ये क्लीवेज प्लेट का फॉर्मेशन होता है अगर ये प्लांट का केस हो। अ स्लाइट इंटेंडेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉम्पैक्ट हो रही है, ये अंदर की तरफ जा रही है, इसी को बोला जाता है कि यही फरो का फॉर्मेशन करती है एंड फाइनली सेल डिवाइड हो जाती है एंड इज कंप्लीटेड आफ्टर टीलोफेज। जो डिवीज़न स्टार्ट देखिए कहाँ हुआ था, लेट एनाफेज में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये जाके कंप्लीट होता है इस टीलोफेज के बाद में। अब देखिए यहाँ पे जो समरी है, जितने भी इवेंट्स हैं उनकी समरी एक साथ में दी गई है। The sequence of events can be summarized as G1, S, G2, mitosis and cytokinesis। इसी सीक्वेंस में हमने सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं कि कैसे सबसे पहले G1 फेज़ में सेल्स ने काम किया, फिर S फेज़ में, फिर G2 फेज़ आया, उसके बाद में न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ एंड फाइनली सेल डिवाइड हो गई। So thank you very much everyone for watching this session. To join the courses that are already running on the ITLS Academy website, you can visit our website or you can find the link given in the description. Follow ITLS Academy on various social media platforms and also subscribe to our YouTube channel. So thank you very much everyone. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much.